वालेकुम फ्रेंड्स। तो पार्ट 4 में आप लोगों का वेलकम है। आप लोगों को इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं आज हम इस सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट चैप्टर, सॉरी मियोसिस। तो मियोसिस हमें आज पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द fusion of two gametes each with a complete haploid set of chromosomes. Gametes are formed from specialized diploid cells। बोल रहा है कि जो प्रोडक्शन होती है ऑफ स्प्रिंग की सेक्सुअल प्रोडक्शन से होती है, जिसमें क्या होता है फ्यूज़ होते हैं दो गैमेट्स। जैसे आपको पता है कि हाँ, जिसमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एन और एन फ्यूज़ करके 2n बनाता है ना, वो होते हैं सेक्स सेल्स जिनको हम जर्म सेल्स बोलते हैं। गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। जो ये गैमेट्स होते हैं ये किससे बनते हैं? डिप्लॉइड सेल से ही ये गैमेट्स बनते हैं। जो एन इसका मदर का और फादर का मिलकर वो बन जाता है क्या? वो बन जाता है व्हाट? वो बन जाता है यही, सॉरी ये एक सेकेंड वेट करिएगा। या तो वो बन जाता है हमारा एन और एन फादर का, एन मदर का, और उसे 2n बन जाता है फिर एक इंसान। क्योंकि देखो अगर आप 2n होता तो 4n बन जाता, तो इंसान ही तो, वो तो खबर क्या बन जाता ना, पता नहीं क्या बन जाता। तो वो तो हम बोल ही नहीं सकते। सो नाउ हम अगली लाइन पढ़ते हैं। जो कि जो गैमेट्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से ही बनते हैं। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट reduces the chromosome number by half results in the production of haploid daughter cells. This kind of division is called meiosis. Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms, whereas fertilization restores the diploid phase. We come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. This leads to the formation of haploid gametes. The key features of meiosis are as follows। देखो ये क्या बोल रहा है इधर, मैंने आपको एक साथ बोलूँगा ये क्या है। ये बोल रहा है कि जो ये स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन है, इस सेल डिवीजन में क्या होता है, इससे क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, जिससे क्या बन जाता है, प्रोडक्शन हो जाती है किसकी? हैप्लॉइड डॉटर सेल्स की। यानी कि जब गैमेट्स बने तो वो एन और एन बन जाएगा, 23 और 23 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मायोसिस। और मायोसिस में क्या होता है, एंश्योर्स द, इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन जो होती है हैप्लॉइड फेज की, लाइफ साइकिल की, मतलब हैप्लॉइड फेज की जो प्रोडक्शन है वो एंश्योर करता है। जो सेक्सुअली प्रोडक्शन और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डिप्लॉइड फेज को वापस रिस्टोर करता है। तो ये क्या करता है, मायोसिस से हैप्लॉइड फेज बन जाता है, और फिर जो फर्टिलाइजेशन है उससे क्या हो जाता है, उससे डिप्लॉइड फेज वापस आ जाता है, एन और एन जब वापस मिलेंगे तो। ठीक है। तो मायोसिस में क्या होता है, मियोसिस में जो सेल डिवीजन होती है उससे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, और उससे फिर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती है। तो गैमेट्स जो होते हैं वो भी इन्हीं डिप्लॉइड सेल से बनते हैं। जो गैमेट्स एन बनते हैं, हमें एन बनता है वो उसी से, डिप्लॉइड सेल से ही बनता है। फिर एन और एन, ये इसका मेल का एन और उसका फीमेल का एन मिलकर 2n बनाता है। मायोसिस इंश्योर्स, हाँ सॉरी ये तो पढ़ा हमने। तो हम लोग को पता है कि मायोसिस है, जो हम गैमेटोजेनेसिस देखते हैं प्लांट में, एनिमल्स में, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। तो इसमें की फीचर्स हम पढ़ने वाले हैं। मायोसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो बोल रहा है कि मायोसिस 1 और मायोसिस 2 होता है, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन और सेल डिवीजन होता है। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में इसमें मगर एक ही साइकिल होता है डीएनए रेप्लिकेशन का। और जो मायोसिस 1 है वो इनिशिएट होता है जब पेरेंटल क्रोमोसोम जो है रेप्लिकेट करते हैं, ताकि वो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाए एट द एस फेज। तो ये क्या बोल रहा है, फिर से लाइन रिपीट करते हैं कि जब मियोसिस 1 होती है वो कब होती है, जब पेरेंटल क्रोमोसोम्स जो है उन्होंने क्या किया, उन्हें रेप्लिकेट किया ताकि वो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स बना सके एट द एस फेज। मतलब सीधी सी बात है, जब मियोसिस 1 शुरू हुई तब क्या हुआ, जो जब पेरेंटल क्रोमोसोम्स ने ये रेप्लिकेट कर चुके हैं, उनने दो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बना चुके हैं एस फेज में। ठीक है, मतलब ये हो चुका है। ठीक है। क्या नाम है इसका, उनने मतलब पेरेंटल क्रोमोसोम जो रेप्लिकेट हो चुके हैं और उनने आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स बना चुके हैं। मायोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, और उससे क्या होता है, उससे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है, मतलब जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड और दूसरे क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड, जो
जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे उसके, क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम के होते हैं तो इसलिए उनको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ये जो है ये रिकम्बिनेशन करते हैं जिसकी वजह से वेरिएशन आती है। तो जब 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है एट मियोसिस 2, तो हमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में क्या पढ़ना, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, प्रोफेज 2, ये मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। ठीक है, हो गया है खत्म। अब हमें मियोसिस 1 पढ़ने वाले हैं, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब देखो मियोसिस 1 में क्या है। मियोसिस 1 सिंपली पहले प्रोफेज से स्टार्ट करते हैं। प्रोफेज से क्या होता है, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टाइपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन कंपेयर टू ऑफ। जब हम प्रोफेज ऑफ माइटोसिस से इसको कंपेयर करें तो ये बहुत लंबा होता है। इसको हमने 5 फेजेस में डिवाइड किया है क्रोमोसोमल बिहेवियर के हिसाब से। LZP-D² इसको आप याद रखिए, यानी कि लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकोनेसिस। ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। द कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज थ्रू आउट लेप्टोटीन। तो ये बोल रहा है, देखो क्या इसमें 5 अपने सब फेजेस होंगे और उन फेजेस में क्या होगा, उनमें पहले लेप्टोटीन आता है। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, लेप्टोटीन में सिंपली आपका जो ये है क्रोमोसोम्स जो है वो विजिबल हो जाते हैं, ग्रेजुअली विजिबल हो जाते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। आप देख सकते हो जो कंपैक्शन होता है क्रोमोसोम्स का वो लेप्टोटीन में फिर से अच्छे से हो जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेज आता है, उसमें ज़ाइगोटीन होता है। ज़ाइगोटीन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयरिंग करते हैं एक साथ, और क्या नाम है इसका, पेयरिंग करते हैं एक साथ। ये और इसी को बोलते हैं, इस एसोसिएशन को बोलते हैं हम साइनेप्सिस। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। यानी कि जब पेयरिंग होती है तो 2 क्रोमोसोम्स मिलते हैं और उधर मतलब एक साथ पेयर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ द स्टेज इंडिकेट दैट द क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज accompanied बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनाटोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से पता लगता है कि जब क्रोमोसोम की साइनेप्सिस होती है तो वहाँ पे एक छोटा सा मतलब कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम बोलते हैं साइनाटोनिमल कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ साइनेप्सिड होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। तो ये बोलता है जो कॉम्प्लेक्स बनता है इस पेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम से, तो इसको हम बोलते हैं बाइवेलेंट या टेट्राड, क्योंकि इसमें 4 क्रोमेटिड्स है, 2 इसके और 2 उसके, है ना। ठीक, तो इससे कॉम्प्लेक्स बना, इसको बोलते हैं बाइवेलेंट या टेट्राड। हाउएवर देयर आर मोर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। दूसरे स्टेज पे ज़्यादा विजिबल होते हैं, यानी कि पैकेटीन स्टेज में। द फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस आर रिलेटिवली शॉर्टर, वो छोटे होते हैं। अब अगला स्टेज जो पैकेटीन वो बड़ा होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। तो वहाँ पे टेट्राड दिखता है, हर एक जो 4 क्रोमेटिड्स है उनका बाइवेलेंट टेट्राड अच्छे से दिखाई देता है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन न्यूडल्स, the sites at which crossing over occurs between 2 non-sister chromatids of the homologous chromosomes। तो ये बोल रहा है कि इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में क्या होता है पैकेटीन में कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखते लगते हैं, यानी कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है उसमें क्रॉसिंग ओवर, वहाँ वो वाली साइड से जहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की क्रॉसिंग ओवर होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की। क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा तो उसी से वेरिएशन आएगी, तो इसी को क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन। जो इसमें एंजाइम लगता है इस क्रोमोसोम एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, तो इसको लगता है इस क्रॉसिंग ओवर के लिए एंजाइम लगता है, इसको बोलते हैं रिकम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी है। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम्स। तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, इससे 2 क्रोमोसोम्स पे जो है ये रिकम्बिनेशन आता है जेनेटिक मटेरियल का। तो वो तो मैंने बोला ये रिकम्बिनेशन होता है। तो रिकम्बिनेशन बिटवीन 2 होमोलॉगस इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटीन लीविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। तो ये बोल रहा है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम जब एक साथ रिकम्बिनेशन उनकी होती है तो बाय द एंड ऑफ पैकेटीन वहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो लिंक्ड होते हैं, फिर भी उन साइड्स पे, ठीक है, मतलब उनमें फिर भी वो लिंक्ड ही रहते हैं। वो जो साइड्स हैं क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर का उधर वो लिंक्ड ही रहते हैं। अच्छा, लास्ट का स्टेज जो है इसके बाद लास्ट का, सॉरी, इसके बाद 2 स्टेज हो रहे हैं। फाइन मियोटिक प्रोफेज, हाँ लास्ट ही है ना कि नहीं, इसके पहले एक है। द बिगनिंग ऑफ द डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द साइनाटोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बिनेटेड होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइलेम्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो ये बोला जब बिगनिंग होती है डिप्लोटीन की तब क्या होता है, तब होता है डिसोल्यूशन ऑफ साइनाटोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो उससे क्या होता है, उससे जो रिकम्बाइंड जो होते हैं
होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बाइवैलेंट्स के वो अब एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं एक्सेप्ट एट द साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर उसके बगैर बाकी सब जगहों पे वो मतलब बाकी वो एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं। दीज shaped structures are called chiasmata in oocytes of some vertebrates developing can last for months or years। तो ये बोल रहा है वहाँ पे जो एक्स शेपर स्ट्रक्चर बनता है क्योंकि वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर पे वो जुड़े हुए उसको हम कैजमेटा बोलते हैं। और जो ऊ साइड्स होता है कुछ वर्टिब्रेट्स का उसमें जो है ऊ साइड्स जो होते हैं वर्टिब्रेट्स में उसमें डिप्लोटीन जो है काफ़ी वक्त तक या मंथ्स या ईयर्स तक भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है फाइनल स्टेज जिसको हम बोलते हैं मियोटिक प्रोफेज का लास्ट स्टेज, वन का लास्ट स्टेज डायकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा। इसमें टर्मिनलाइजेशन होती है इसकी। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एंड द मियोटिक स्पिंडल इज assembled to prepare the homologous chromosome for the separation। तो वहाँ पे मायोटिक स्पिंडल एक बनता है जिसकी वजह से ये तैयार होते हैं एक दूसरे से दूर होने के लिए, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है, टर्मिनाइजेशन ऑफ काइनेसिस बेटा होता है, वहाँ पर भी एक दूसरे से दूर हो जाएं, मतलब जहाँ पर लिंक्ड होंगे हाँ, मतलब अच्छे से पूरी तरह से दूर हो जाए। तो इससे क्या होगा, डायकाइनेसिस के एंड पे वहाँ पर न्यूक्लियोसिस जो है न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपेयर हो जाता है और न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसा कि प्रोफेज में होता है वैसा भी सेम यहाँ पे होता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप फिर दिखता नहीं है, ना हमें न्यूक्लियोलस दिखता है। तो इससे डायकाइनेसिस सीधे रिप्रेजेंट करता है ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज। तो मेटाफेज 1 जो है, अब हम मेटाफेज 1 डिस्कस करने वाले हैं। द बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। तो पहले डायग्राम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोफेज जो है, उसके बाद ये फिर से अलाइनमेंट हो जाएगी इनकी, फिर सेपरेट हो जाएंगे, फिर नीचे हम देख सकते हैं कैसे ये अलग अलग ये हो जाएंगे, फिर उसके बाद हमें कितने सारे सेल मिलेंगे। तो ये हम देखेंगे आगे क्रोमोसोम को क्या होगा। पहले हम मेटाफेज पे चलते हैं। मेटाफेज द बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन द जो बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स है, बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स है, जो बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं वो, हाँ एक सेकेंड, हाँ बायोवेलेंट जो है क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, वो अलाइन होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे। तो जब वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन होंगे तो द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच तक, वो जैसे वहाँ पे होता था हमने वहाँ माइटोसिस में पढ़ा था, वहाँ सेम वैसा ही होता है। यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल से क्या आया, अपोजिट पोल से आएगी स्पिंडल जो कि काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो गए। जैसे ऊपर ऊपर दिखाऊंगा मैं आपको, ऊपर में जैसे वहाँ पर हुआ था, वेट, हाँ जैसे यहाँ पर देखो, एक सेकंड, यहाँ हुए ना अटैच, देख सकते हो आप यहाँ से कैसे अटैच हुए थे ट्रांजिशन। तो उसके बाद देखा था हमने ये ट्रांजिशन कैसे हुआ था। फिर उसके बाद मेटाफेज है ना, फिर मतलब मैंने आपको बोला था ये कि ये इससे जुड़ा है, मतलब ये इसको पहले तो ये जुड़ रहा है इससे, फिर ये बीच में आ जाता है, तो उसके बाद है ना, ठीक, तो मतलब फिर ये फिर अलग अलग हो जाते हैं। वैसे यहाँ पर भी ये बन गया है ऐसे, है ना, ठीक, जैसे यहाँ पर ऐसे जुड़ा हुआ है वैसे वहाँ पर भी, एक सेकेंड, वहाँ पर भी ये जुड़ा हुआ होता है, कि यहाँ से जैसे जुड़ा हुआ है वहाँ पर भी जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। वेट, हाँ सो कहाँ था मैं, कहाँ गया, हाँ सो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जुड़ गया। सो इसके बाद हम लोग कहाँ थे, वेट 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 एक सेकेंड आप दीजिए मुझे प्लीज़, जस्ट अ सेक, ओके ओके। हाँ तो कहाँ थे हम, जो बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं, हाँ तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आए अपोजिट एंड से, इनने पकड़ा इनको, तो काइनेटोकोर पे अटैच हो गए। तो वहाँ पर क्या हुआ, हाँ तो अटैच हो गए दोनों साइड से, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम पे, तब जो क्रोमोसोम्स हैं उन पे अटैच हो गए। तो ये एक क्रोमोसोम पे, ये दूसरे क्रोमोसोम पे। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, हो गए ना सेपरेट, देख सकते हो यहाँ पे सेपरेट हो गए हैं, वो उधर से है एनाफेज में, ये एनाफेज की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ये है ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक सेपरेट हो चुका है, ये भी यहाँ पे एक सेपरेट, एक क्रोमोसोम सेपरेट हो। वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर क्या, वहाँ पर सीधे वो दो क्रोमेटिड सेपरेट हो गया, अलग अलग क्रोमोसोम्स ऐड करते थे, अगर आपको याद हो वहाँ पे दो अलग अलग क्रोमेटिड्स होते थे। यहाँ पर एक एक क्रोमोसोम सेपरेट हुआ। जब एक एक क्रोमोसोम सेपरेट हुआ तो वहाँ पर मगर जो है क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम, मगर सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो अपने सेंट्रोमेर से अटैचड ही रहते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब हम टीलोफेज की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, वैसे ही जैसे उधर होता था जब हमने माइटोसिस पढ़ा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोकाइनेसिस, ये सब ये दोनों चीज़ें रिपेयर हुई और साइटोकाइनेसिस फॉलो करता है, और दिस इज कॉल्ड एज द डायड ऑफ सेल्स। तो
यहाँ देख सकते हो आपको ये जो दो क्रोमेटिड्स यहाँ पर ये जो मतलब ये दो क्रोमेटिड्स है एक एक इसमें भी दो क्रोमेटिड्स। तो ये दो क्रोमेटिड्स मिलकर एक एक सेल बनाया यहाँ पे साइटो वहाँ पर एक ही क्रोमेटिड बन मिलता था, वो एक क्रोमोसोम की तरह एक्ट करता था। यहाँ पे दो क्रोमेटिड्स एक क्रोमोसोम की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर दो क्रोमेटिड्स, यहाँ दो क्रोमेटिड्स टीलोफेज में हो गया। तो इनका क्या हुआ, ऑल इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम्स डू अंडरगो सम डिस्टर्बेंस, दे डू नॉट रीच the extremely extended end of the interphase nucleus, the stage between the two meiotic। तो ये बोल रहा है एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो है उनमें डिस्पर्शन होती है। तो उससे क्या होता है, वो एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट पे नहीं पहुंच पाते इंटरफेज न्यूक्लियस के। ठीक है, मतलब इंटरफेज न्यूक्लियस का वो स्टेज पे नहीं, उस स्टेट पे नहीं पहुंच पाते। तो स्टेज जो है दो मियोटिक डिविजन्स के बीच में, दो मियोटिक उसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, एंड इस जनरली शॉर्ट में वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, उसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती है। और इसके बाद प्रोफेज 2 होता है इंटरकाइनेसिस का। ठीक है, ओके ओके। मियोसिस 2, अब मियोसिस 2 की बात करेंगे, लेकिन ये हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, इसकी फ़िलहाल इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज इस पिछले वीडियो में हमें कंप्लीट करना चाहिए था, बट अब इस वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं मियोसिस 2 को, चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। मियोसिस 2 इज़ इनिशियली इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव fully elongated. In contrast to meiosis 1, meiosis 2 resembles a normal mitosis. The nuclear membrane disappears by the end of the prophase 2. The chromosomes again compact। तो ये तो बहुत छोटा सा है ये चीज़, क्या कि इसमें साइटोकाइनेसिस के बाद ये होता है। इसमें क्या होता है जब तक बिफोर जब तक क्रोमोसोम जब तक फुली एलोंगेट नहीं होते। तो इसमें मियोसिस 1 कि जो मियोसिस 2 है ये बराबर नॉर्मल माइटोसिस की तरह है। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाता है बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2, और जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो फिर से कम्पैक्ट हो जाते हैं। इस स्टेज में क्या होता है कि मेटाफेज 2 के स्टेज में कि ये इक्वेटर पे आ जाते हैं माइक्रोट्यूबुल, फिर आ जाते हैं वो स्पिंडल बनाते हैं और वो अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर पे ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ, इसलिए इस बार एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में उड़ा रहा हूँ, मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बोला है उसमें, वैसे ही उसमें सेम चीज़ है कि इधर भी मतलब वो जुड़ रहा है और मेटाफेजिक प्लेट बना रहा है। मेटाफेजिक प्लेट के जब बनता है तो उधर 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 उसमें इक्वेटर पे जब आ जाता है, तो इक्वेटर पे जब क्रोमोसोम अलाइन होते हैं तो वहाँ पर अपोजिट पोल से स्पिंडल आता है। तो स्पिंडल से फिर वो अलग अलग हो जाएंगे एनाफेज में। ठीक है, तो इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोम, एग्जैक्टली वही कि ऑफ ईच क्रोमोसोम विच वाज होल्डिंग द सिस्टम क्रोमोसोम्स टुगेदर। तो इसमें सेंट्रोमेर का ये हो जाता है स्प्लिटिंग, तो जो कि इनको पकड़ के रखा था, और ये अलग अलग पोल्स में चले जाते हैं बाय शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड द काइनेटोकोर्स। देखो सेम तरीके से यहाँ पर गए, ये अलग अलग हो गए। बराबर वही हो रहा है जो इसमें हुआ था। ये बराबर वही हो रहा है जो इसमें हुआ था, ये माइटोसिस में। तो अब टेलोफेज 2 में क्या होगा कि इसमें टेलोफेज 2 में जो दो ग्रुप्स हैं क्रोमोसोम के वो फिर से एनक्लोज हो जाएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जब एनक्लोज होंगे तो साइटोकाइनेसिस होगी, और साइटोकाइनेसिस से क्या होगा, जो टेट्राड ऑफ सेल्स है, यानी कि उसमें जो उसमें जो ये था वो सेल्स, वो उसमें जो क्रोमोसोम्स थे जब उसमें क्रोमेटिड बने उनको फिर से स्प्लिट मतलब वो डिवाइड हो जाएंगे। ये एक सेल, ये वाली सेल जो है ये दो में बन जाएगी, ये वाली सेल दो में बन जाएगी। तो इट इज़ नाउ क्लियर दैट this it will result in four haploid daughter cells. Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across a generation in sexually reproducing organisms. Even though the process per se paradoxically results in the reduction of chromosome number by half, it also increases the genetic variability in the population of the organism from one generation to the another. Variations are very important in the process of evolution। देखो इसमें काक से ये है कि मैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये है कि क्रोमोसोम नंबर की कंजर्वेशन करती है, ताकि जो है जनरेशन में वो बराबर उतने ही रहें, 46 ही रहे। क्योंकि अगर वहाँ के 23 बाप के और माँ की 23 रहेंगे तभी 46 बनेंगे, नहीं तो 46 कराए तो 92 बनेंगे, तो इंसान बनेगा ही नहीं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन दो जो प्रोसेस है पैराडॉक्सिकली इसमें रिडक्शन होती है क्रोमोसोम की, क्योंकि
23 क्रोमोसोम रहते हैं, बट व्हाट दैट मैटर्स इज़ दैट वन थिंग मैटर इज़ कि हमारा फ़ायदा होता है क्योंकि 46 क्रोमोसोम हमें मिलते हैं। इससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी आ जाती है क्योंकि ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी आती है क्योंकि अलग-अलग हो गए 23 के। तो ये हो गया ख़त्म। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। वेरिएशंस आर इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।